तो अगर हम एज्यूम करें कि चलो उसकी 50% हाइक लग गई, 50% हाइक लगने के बाद कैलकुलेशन अगर हम करें तो उसका जो अमाउंट बनता है, जो उसको पैकेज ऑफर किया जाएगा वो होगा 8,58,000 रुपीज। अट्रिशन रेट का मतलब होता है किसी कंपनी से कितने एम्प्लॉयज बाहर जा रहे हैं उसकी परसेंटेज। जनरली जितनी भी कंपनीज होती हैं वो यही ट्राई करती हैं कि उनकी कंपनी का अट्रिशन रेट सबसे कम हो। जितना ज्यादा कम उनकी अट्रिशन रेट होगा उतना ज्यादा उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। आप भी ये चीज सोचते हो कि टीसीएस ने आखिर क्यों नो रीहायरिंग पॉलिसी रखी हुई है? पहले ये पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ ही टाइम पहले ये पॉलिसी बना दी गई है। यानी कि अगर आप टीसीएस में जाते हो और उसके बाद उसको छोड़ देते हो तो उसके बाद आप टीसीएस में फिर से नहीं जा सकते। तो टीसीएस ने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई है जो कि एम्प्लॉयज के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है? क्योंकि जनरली एम्प्लॉयज क्या करते हैं कि टीसीएस से बाहर निकलने के बाद फिर से टीसीएस में चले जाते हैं। लेकिन अब कुछ ही साल पहले टीसीएस ने ये पॉलिसी निकाल दी है जिसके कारण अगर आप एक बार टीसीएस से निकल गए उसके बाद आप नहीं जा सकते। तो क्या आपके मन में भी ये सवाल आ रहे हैं कि आखिर टीसीएस ने ऐसा क्यों किया, या फिर आप अभी भी टीसीएस को ज्वाइन करने के बाद रीहायर हो सकते हो या नहीं? अगर आपके दिमाग में भी ये सब सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहला कारण जो कि आई गेस सबको ही लग रहा होगा और जो मेरी भी अजम्पशन है वो ये है कि जब भी कोई बंदा टीसीएस से बाहर जाता है और जब उसको रीहायर किया जाता है तो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू जो वहां पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जितने भी लोगों ने इतने सारे साल अपने टीसीएस में लगाए होते हैं उनका पैकेज काफी कम रह जाता है एज कम्पेयर टू उनके जिनको रीहायर किया जाता है। तो ऐसे में ये तो जनरल सी बात है कि सब लोग यही चीज सोचेंगे कि यार वो बंदा बाहर जाकर आ गया और उसका पैकेज मेरे से ज्यादा डबल हो गया, लेकिन मैं अभी वहीं का वहीं रह गया। तो ऐसे में लोग क्या करते थे कि वो टीसीएस से निकल के फिर से वहां पे रीहायर हो जाते थे। इस चीज को टीसीएस बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहती थी क्योंकि टीसीएस में आपकी बहुत वैल्यू की जाती है। टीसीएस इज ए वेरी एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी। लेकिन इन चीजों से क्या हो जाता है कि जो लोग टीसीएस में स्टार्टिंग से काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने इतना ज्यादा फेथ टीसीएस में दिखाया होता है, उनके लिए एक नाइंसाफी टाइप हो जाता है कि उन्होंने इतने सालों से टीसीएस का साथ दिया और टीसीएस ने क्या किया कि किसी को फिर से हायर कर लिया ज्यादा सैलरी पे। तो ये सब चीजें आई गेस कि टीसीएस में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि वो हमेशा एम्प्लॉयज का साथ देती हैं अगर आप भी उनका साथ दोगे तो। अब इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी देना चाहता हूं कि मान लो कि दो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय ए और एम्प्लॉय बी, और ये साल चल रहा है 2018 का। दोनों ने अपना करियर शुरू किया टीसीएस से और आप एज्यूम कर लो कि दोनों का इनिशियल पैकेज लगा 4 LPA। अब एक साल के बाद क्या होता है कि जो एम्प्लॉय ए है वो टीसीएस में ही रहता है और जो एम्प्लॉय बी है वो टीसीएस को छोड़ के बाहर चला जाता है। तो जो एम्प्लॉय ए की जो हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो उसको एज्यूम कर लो कि मान लो कि उसका 10% हाइक लग गया। वैसे ही अगर जनरल बात करें तो 8 से लेके 12 तक का इंक्रीमेंट हाईएस्ट लग जाता है टीसीएस में, लेकिन हम चलो इसको ऑन एन एवरेज लेकर चलें तो 10% मैक्सिमम इंक्रीमेंट लेकर चलते हैं टीसीएस में। तो उस बंदे का 10% अगर इंक्रीमेंट हो जाता है तो उसकी सैलरी हो जाती है 4,40,000 रुपीज। और अगर मान लो कि दूसरा बंदा जो बाहर गया है उसकी इनिशियल सैलरी थी 4 LPA, और जब वो बाहर जाएगा तो हम सबको पता है कि मिनिमम से मिनिमम सब लोग 30% तो एक्सपेक्ट करते ही हैं जब भी वो किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं। तो अगर हम उस चीज को लेके कैलकुलेट करें तो उस बंदे का पैकेज 30% को लेके 5,20,000 हो जाएगा। अब ये साल आ गया 2019 का। अब इस साल के बाद अगर हम बात करें तो मान लो कि एम्प्लॉय ए है जो वो टीसीएस में ही रहता है और उसकी अब फिर से 10% हाइक हो जाती है। अब उसका पैकेज हो जाता है 2020 में 4,84,000 रुपीज। अब हम अगर ये चीज एज्यूम कर लें कि जो दूसरा बंदा जो दूसरी कंपनी में गया था उसका भी मैक्सिमम हाइक 10% के अराउंड लगता है। तो अगर हम 10% के अराउंड उसकी सैलरी कैलकुलेट करें तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 5,72,000 रुपीज हो जाएगी। अब अगर मान लो कि वो बंदा फिर से रीहायर होने आ जाता है अगले साल, यानी कि 2021 में वो बंदा रीहायर होने आता है और इसका एक और इंक्रीमेंट लग जाता है, तो उसका सिनेरियो क्या होगा? तो अगर हम फिर से एम्प्लॉय ए का 10% लगाकर चलें तो उसकी सैलरी हो जाती है 5,32,400 रुपीज। इसमें हम ये चीज एज्यूम कर रहे हैं कि कोई इसका प्रमोशन वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि अगर प्रमोशन की बात करें तो दोनों में ही काफी ज्यादा वेरिएबल आ जाएंगे, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि जब भी कोई बंदा रीहायर होता है तो उसकी मिनिमम से मिनिमम हाइक भी 40% की लग जाती है। 40 से 60% बहुत आराम से उसको दे दिया जाता है। तो अगर हम एज्यूम करें कि चलो उसकी 50% हाइक लग गई, 50% हाइक लगने के बाद कैलकुलेशन अगर हम करें तो उसका जो अमाउंट बनता है, जो उसको पैकेज ऑफर किया जाएगा वो होगा 8,58,000 रुपीज। और अगर हम दोनों जो डिजिट हमारे पास आए हैं, अगर हम उसका डिफरेंस भी निकालें
तो वो डिफरेंस हमारा 3,25,000 के अराउंड आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट बन जाता है। तो अब अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें जो कि अप्रोक्सीमेटली 3,25,000 के अराउंड होगा, तो ये तो उतना पैकेज हो जाता है जो किसी फ्रेशर को दिया जाता है। जनरली हम देख रहे हैं कि टीसीएस में भी अगर हम जनरल प्रोसेस से जाएं तो इतना पैकेज ही फ्रेशर को ऑफर किया जाता है, और अगर हम इसको मंथली कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 25 से 26,000 रुपए का डिफरेंस आ जाता है, जो कि कोई मामूली डिफरेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा डिफरेंस कहलाता है। तो आप खुद सोचिए, टीसीएस में जो बंदा स्टार्टिंग से काम कर रहा है, जिसने इतनी ज्यादा रेपुटेशन बना ली है अपने टीसीएस के अंदर, जिसने स्टार्टिंग से टीसीएस वालों का साथ दिया है, और जो बंदा बाहर निकल गया और बाहर जाकर फिर से आ रहा है, उसको पैकेज ज्यादा दिया जा रहा है एज कंपेयर टू जिसने टीसीएस का शुरू से साथ दिया। तो आप खुद सोचिए कि कौन ज्यादा लॉयल है टीसीएस के मामले में। क्या एम्प्लॉय ए जो अपने साथ साथ टीसीएस के बारे में भी सोच रहा था और उसने टीसीएस को अभी तक नहीं छोड़ा, या फिर एम्प्लॉय बी जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचकर बाहर चला गया और फिर से टीसीएस को ज्वाइन करने आ गया। तो ये ऑब्वियस ही बात ही रही कि टीसीएस उन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देगी जो लोग टीसीएस में स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने इतने साल टीसीएस में अपने दे दिए एज कंपेयर टू उनको जिनको अभी वो रिहायर किया जा रहा है। और आप खुद सोचिए कि यार बाद में जब जिनको रिहायर किया जाएगा उनकी सैलरी में इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जो लोग ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं वो भी यही चीज सोचेंगे कि यार नहीं, हमें भी बाहर जाकर फिर से हायर पैकेज में टीसीएस में काम करने के लिए आना है। तो ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात हो जाती है। तो आई गेस कि दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जिसके कारण टीसीएस ने रिहायर करने ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि इसके कारण जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनमें एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है कि यार जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको ज्यादा पैकेज ऑफर किया जाता है एज कंपेयर टू हमें, जो हम स्टार्टिंग से इतने साल टीसीएस में दे रहे हैं। और मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि टीसीएस लॉयल्टी को ज्यादा प्रायोरिटी देती है एज कंपेयर टू योर स्किल्स। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि जिसके कारण टीसीएस ने नो रिहायरिंग पॉलिसी को अडॉप्ट किया होगा, वो ये है कि उसका आइट्रेशन रेट। जिन लोगों को आइट्रेशन रेट के बारे में नहीं पता, मैं उन लोगों को ये चीज बता दूं कि आइट्रेशन रेट का मतलब होता है किसी कंपनी से कितने एम्प्लॉयज बाहर जा रहे हैं उसकी परसेंटेज। मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर किसी कंपनी से कोई लोग ज्यादा बाहर निकल रहे हैं तो उसका आइट्रेशन रेट ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। जनरली जितनी भी कंपनीज होती हैं वो यही ट्राई करती हैं कि उनकी कंपनी का आइट्रेशन रेट सबसे कम हो। जितना ज्यादा कम उनकी आइट्रेशन रेट होगा उतना ज्यादा उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसीलिए टीसीएस वालों ने क्या सोचा होगा कि शायद इस पॉलिसी के बाद बहुत सारे लोग जाना बंद कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनके मन में भी एक डर सा बैठ जाएगा कि यार अगर टीसीएस को एक बार छोड़ दिया तो उसके बाद हम रिहायर नहीं हो पाएंगे। और जिस तरह की कंपनी टीसीएस है, जिस तरह की वो एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है, एम्प्लॉयज का इतना ज्यादा ख्याल रखती है, कोई भी टीसीएस को छोड़ के नहीं जाना चाहता होगा। तो ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है जिसके कारण टीसीएस वालों ने ये चीज सोची होगी कि अगर हम ये पॉलिसी रख दें तो शायद उनका आइट्रेशन रेट कम हो जाए, ज्यादा लोग बाहर जाना बंद कर दें। इसके अलावा मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो मुझे ये चीज पूछ रहे थे कि क्या वो टीसीएस में रिहायर हो सकते हैं या नहीं। तो मैं उन सब लोगों को ये चीज बता दूं कि नहीं, आप बिल्कुल भी रिहायर नहीं हो सकते अगर आप टीसीएस को एक बार छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ये अब उनकी करंट पॉलिसी में आ चुका है। उसके अलावा मैं आपको ये चीज भी बताना चाहता हूं कि टीसीएस का जो रियल रीजन होगा जिसके कारण उन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है, उसके बारे में सच में किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में पॉइंट्स बताए हैं वो मेरी सिर्फ अजम्पशन है, जो कि मैंने नेट से रिसर्च किया या फिर जो मुझे पर्सनली भी जो चीजें लगी मैंने उनके बारे में आपको बताया। ये सही भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती, इनके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन मैं आपको ये चीज तो बता दूं कि टीसीएस में अभी के लिए तो रिहायरिंग पॉलिसी नहीं की गई, लेकिन क्या पता इन फ्यूचर हो जाए, क्योंकि ये सब एचआर पॉलिसी होती है जो कि समय के साथ बदलती ही रहती हैं। तो ये भी नहीं पता किसी को कि क्या ये कितने सालों तक रहेगी या फिर कितने सालों के बाद फिर से लोग रिहायर हो सकते हैं। इसके बारे में भी आपको अभी कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। क्या पता होने को ये सिर्फ 2 साल में ही हो जाए या फिर होने को ये 15-16 साल भी लगा दे। तो इसके बारे में भी आपको कोई भी अभी नहीं बता सकता। लेकिन अभी तो ये चीज डेफिनेटली श्योर है कि अगर आप अभी टीसीएस से बाहर निकल जाते हो तो आप फिर से उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि टीसीएस में ये पॉलिसी लेकर आने का रियल रीजन क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी सही है या गलत, उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।